Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home as we will. Also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today new point start and new lesson start. Already yesterday and yesterday before 2 videos completed. Today new point start, and today's point name is Act passed by the Parliament. Lesson name is Effect of a British Rule. Standard 8. पेज नंबर 11 पेज नंबर पे देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है. देख लो, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, पेज नंबर 11 पे यहाँ से स्टार्ट होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड डेट, स्टैंडर्ड 8, डेट 19 August 2020. Subject history. Third lesson name is Effects of British Rule. British rule. Today's new point name is Act passed by Parliament. Parliament. Do you understand? अभी एक्ट क्या होता है देखिए. उसमें है अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये पास हुआ था, उसे एक्ट कहा जाता है. वो रेगुलेटिंग एक्ट था. लॉ होते हैं. ओके. एंड द बंगाल गवर्नर केम टू द नोन एज द गवर्नर जनरल. तो पहले देखो, सिर्फ एक ही रीजन के लिए, रीजन होता है, जैसे ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे. ओके. उन्हें प्रिंसली कहा जाता था पहले. जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं उनको प्रिंसली कहा जाता था पहले के पीरियड में. बंगाल का ओनली गवर्नर, ये गवर्नर क्या होता है, वहाँ के एक ऑफिसर होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, वो सब वहाँ के रूल देखता है. और वो ब्रिटिश के गवर्नर थे. ओके. वो ब्रिटिश का ऑफिसर थे, उन्हें गवर्नर कहा जाता था. और सिर्फ वो बंगाल का था. और उसके बाद में वो क्या हुआ, गवर्नर जनरल. गवर्नर जनरल मतलब ये पूरे इंडिया का रूल उसके हाथ में चला गया. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. और ये एक्ट किसने बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बनाया था. और वो फर्स्ट कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे. पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के वो सबसे लास्ट के गवर्नर थे. और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फिर वारेन हेस्टिंग ही थे. याद रखो, बंगाल के लास्ट के गवर्नर वारेन हेस्टिंग और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और ये पूरा गवर्नर जनरल इंडिया के लिए मेक हो गया था. He got the right to control the policy of Mumbai and Madras province. अरे मद्रास, मुंबई, ये जो साउथ के स्टेट थे, ये एक रीजन होता है. ओके. इन्हें प्रोविंस कहा जाता है. और ये मद्रास भी उसी ये साउथ में था. तो साउथ का पूरा पार्ट को हम मद्रास कहते थे, कुछ ब्रांच लेके इंक्लूड करके वहाँ पर. तो वहाँ का सब रूल देखने का काम ये वारेन हेस्टिंग करते थे. ओके. A committee of 4 members was set up to assist him. और उन्होंने एक कमेटी भी अपॉइंटमेंट की थी.
इस्टेब्लिश की थी और उसके मेंबर कितने थे? 4 मेंबर थे। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास। और ये पिट्स ये क्या है? एक एक्ट है, ये उनके गवर्नर जनरल थे, तो उनके ऑफिसर थे, उसके नाम के ऊपर से वो एक्ट बनाया गया। तो उसके पीरियड में वो एक्ट बना था, इसलिए उसको पिट एक्ट कहते हैं, पिट्स एक्ट। तो पिट्स एक्ट कब का होता है? तो ये 1784 का था, ये याद रखो। जैसे एक्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आते हैं इस पे। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर appointment of a permanent board of a control for a better regulation and management of affairs of ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये परमानेंट बोर्ड के लिए ये एक्ट पास हुआ था। इंडिया में परमानेंट एक ये कंपनी रही, इसके लिए क्या हुआ था? ये 1784 का एक पिट्स एक्ट पास हुआ था। इन 1833 and 1853 new law were passed by the parliament to make certain changes in the working of the company के वर्किंग के चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कब वो एक्ट में? 1813 के, 1833 के और 1853 के एक्ट में। तो ये पार्लियामेंट में एक्ट पास कैसे होते हैं? लॉ बनता है, लॉ मेक होता है। तो लोकसभा राज्यसभा अभी है हमारे इंडिया में, वो अभी भी है। तो लोकसभा राज्यसभा, पहले लोकसभा के मेंबर, उसके हाफ मेंबर, उसको वहां पर साइन होने चाहिए, उनके वहां पर सहमति होनी चाहिए उनकी, सब लोगों की। उसके बाद वहां पर वो पास होने के बाद फिर उसको राज्यसभा में भेजते, और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर उसके ऊपर सिग्नेचर, उसकी एक कमेटी होती है, उसको चेक करती है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? वो पार्लियामेंट के थ्रू वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? उसके ऊपर साइन करता है। जब वो साइन करता है तब वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे एक्ट करता है। तो ऐसे पार्लियामेंट की क्या होती है? प्रोसीजर होती है। यू अंडरस्टैंड? ये कंपनी के वर्किंग के बारे में कुछ चेंजेस करने के लिए पार्लियामेंट में ये सब लॉ हुए थे। In this way, they inherited and indirected control of the British government on the administration of East India Company. Next है, with the emergence of a British rule, a new administrative system got developed in India. अब इंडिया में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ब्रिटिश ने क्या किए थे? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई थी। तो वो कौन सी थे? सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियरी मतलब एक कोर्ट, यहाँ भी एक कोर्ट हमारे पास, यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ओके, ऐसे कोर्ट होते हैं। द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव इन द इंडिया, ये पिलर्स अभी भी इंडिया में, ओके। फर्स्ट देखिए उसमें का हम सिविल सर्विस। सिविल सर्विस में क्या होता है? सिविल सर्विस ये क्या होता है? एक ऑफिसर के लिए होता है, ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करने के लिए ये क्या होता है? एक सिविल सर्विस बनाई है उन्होंने, तो अभी भी है अभी इंडिया में। द स्ट्रेंथ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देयर वाज अ नीड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट ऑफिसर के लिए होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड में होता है। इंट्रोड्यूस द ब्यूरोक्रेसी मतलब एक सिस्टम होती है, ये ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिस्टम होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। सिविल सर्विस बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। ही रेस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड एंड कैरी आउट बाय द कंपनी ऑफिसर एंड फॉर दिस द पर्पस ऑफ इंक्रीज देयर सैलरी। तो पहले क्या होते थे? कंपनी में जो भी ऑफिसर थे उनकी सैलरी कम थी, इसलिए वो क्या करते थे? करप्शन करते थे, और करप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉर्नवालिस ने, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया थी? इन ऑफिसरों की सैलरी बढ़ा दी थी, क्योंकि सैलरी अगर ज़्यादा होने के बाद वो करप्शन नहीं करते। फॉर द कन्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। The district collector was the chief of the district administration. देखो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होता था? इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक कलेक्टर। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी हम उसको कहते हैं, ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? अभी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पेशर वहाँ का वो रूल देखने वाले, सब वहाँ की सिचुएशन जैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करने का काम कौन करते? फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते।
ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। इसके लिए रिवेन्यू मतलब टैक्स, टैक्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गिविंग जस्टिस, जस्टिस एक कोर्ट होता है। एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और इसका काम क्या होता है, मेंटेन करने का और वहाँ पर लॉ और ऑर्डर बनाने का काम भी वो करते हैं। ऑफिसर वर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। तो ऑफिसर कोई उठकर वो गवर्नर क्या उनके बेटे को बना देता था क्या फिर उठा के कलेक्टर, तो ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए एग्जाम होती है, अभी भी एग्जाम होती है। ओके, ICS उसे कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विस, अभी भी इंडिया में है। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया वो देखते हैं। द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स, उन्होंने क्या किया इसके बाद फिर मिलिट्री और पुलिस फोर्स, इंडियन लोगों को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने क्या बनाए, मिलिट्री बनाई और वहाँ पर पुलिस बनाया। अगर कहाँ पर दंगे होते हैं, कोई लोग ज़्यादा झगड़े करते हैं, दंगे करते हैं, तो फिर उनको कंट्रोल में करके वो ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ के लाकर और जेल में डाल सकते थे, उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते थे। ओके, इसलिए मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वाज द सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन इन इंडिया। अब इंडिया के जो रीजन है ऑक्युपाइड, मतलब ऑक्युपाइड उनके बिजनेस के, उनके अंडर वाले जो भी पार्ट है, उस पार्ट में उन्होंने मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स अपॉइंटमेंट की थी। एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एंड रिवोल्ट, वहाँ पर जो भी टेरिटरीज और ब्रेक डाउन और रिवोल्ट होते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। तो पहले पुलिस फोर्स को भेजते वहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए, उन लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए, इंडियन लोगों के लिए। ओके, पहले पुलिस फोर्स भेजते थे, अगर उनसे अगर वो नहीं मानते तो फिर बाद में क्या करते हैं, मिलिट्री फोर्स भेजते थे, मिलिट्री फोर्स से खतरनाक होती थी। ओके, जुडिशियरी सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम मतलब है कोर्ट की सिस्टम। और कोर्ट की सिस्टम उन्होंने कैसी बनाई थी वो हम देखते हैं। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने एक न्यू जुडिशियरी सिस्टम इंडिया में क्या कर दी थी, इस्टेब्लिश कर दी थी, अपॉइंटमेंट कर दी थी उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ अ जुडिशियरी सिस्टम इन इंग्लैंड। और वो जुडिशियरी सिस्टम कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, और अभी भी वो जुडिशियरी सिस्टम हमारे इंडिया में है, वो जुडिशियरी सिस्टम से ही हमारा कोर्ट चलता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केस। अभी देखो सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल में क्या होता है, जो फैमिली मैटर होते थे वो सिविल कोर्ट में सॉल्व हो जाते थे, और क्रिमिनल मतलब जहाँ पर गुनाह होता था, कोई किसी को मारते थे, किसी के झगड़े होते थे, ओके, और किसी का हाफ मर्डर, फुल मर्डर, जो भी मर्डर होती थी, तो ये क्रिमिनल केस में जाता था। अगर वहाँ पर लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या बनाया था, स्टेट लेवल के लिए एक हाई कोर्ट बनाया था, और सेंट्रल के लिए क्या है, हमारा भी सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर अगर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर उसके बाद कहाँ पर केस दर्ज कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट बनाए, और हाई कोर्ट में भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उस सेंट्रल हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। फॉर रिकॉग्नाइज रिकंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट्स हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। और उसके बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट की भी इस्टेब्लिश की है, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट के बाद। फिर उन्हें समझ में आया कि आप सिविल और क्रिमिनल जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है वहाँ पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, फिर हाई कोर्ट बनाया। डू यू अंडरस्टैंड? इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है देखते हैं। इन अर्लियर टाइम्स लॉ इन द इंडियन डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफरेंट फॉर्म होते थे, और कहाँ पर होते, प्लेस टू प्लेस, हर जगह पर वो अलग अलग डिफरेंस हो रहे थे। सब प्लेस पर सेम होते थे क्या, नहीं, हर कहाँ पर एक रूल अलग, दूसरे पर अलग रूल, ऐसे उनके रूल चलते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये उन्होंने बनाने का काम किया। देयर वाज अ डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टेरिज्म under the leadership of the Lord Macaulay. A committee was set to create the code of a law. उन्होंने क्या बनाया फिर, create the code of law, इसका एक एक्ट बनाया। The Indian Penal Code was enforced all over British India with a British principle of equality before law. अभी जो प्रिंसिपल है ब्रिटिश के, उनको इक्वलिटी करने का काम उन्होंने किया था। Do you understand? Now stop lecture. We will meet next video. Thank you.